हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं टीजीटी स्पेशल एजुकेटर का जो एग्ज़ाम हुआ था 14 मार्च 2026 को, उसका इंग्लिश पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द मिसस्पेल्ड वर्ड। द रिसर्चर्स आर्ग्यूमेंट वाज स्ट्रेंथन्ड बाय द कोरोबोरेटिव एविडेंस obtained फ्रॉम मल्टीपल इंडिपेंडेंट सोर्सेस। तो इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड कौन सा है? कोरोबोरेटिव, आर्ग्यूमेंट, रिसर्चर्स या इंडिपेंडेंट। देखो, कोरोबोरेटिव की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है? CORROBORATIVE। यही हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। और कोरोबोरेटिव का मतलब क्या होता है? मीन्स सपोर्टिंग एविडेंस। सपोर्टिंग एविडेंस, तो हमारा आंसर यही हो गया। आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट मीन्स होता है a reason or set of reasons given to support an idea, opinion और theory, है ना। रिसर्चर्स, रिसर्चर्स मीन्स होता है बिलोंगिंग टू रिसर्च। रिसर्च मतलब कोई एक रिसर्च हो रही है, उससे एक बिलोंग कर रहा है, ठीक है, रिसर्चर्स। इंडिपेंडेंट मीन्स, इंडिपेंडेंट मीन्स नॉट कंट्रोल्ड बाय अदर्स, मतलब फ्री है, सेपरेट है, फ्री, सेपरेट, ठीक है। Question number 2. Complete the sentence by choosing the most appropriate pair of adverbs. The researchers responded dash to the criticism when defended the methodology dash, leaving the panel uncertain whether the concession was strategic or sincere. देखो क्या लिखा है। द रिसर्चर्स रिस्पॉन्डेड डैश टू द क्रिटिसिज्म when defended the methodology dash, leaving the panel uncertain without the concession was strategic or sincere। मतलब जो रिसर्चर है उन्होंने कैसे रिस्पॉन्ड किया? डेफिडेंटली। डेफिडेंटली का क्या मतलब होता है? मीन्स लैकिंग कॉन्फिडेंस या शाइली, लैकिंग कॉन्फिडेंस। अब ये सेकेंड एम्बिवेलेंटली का मतलब भी देख लेते हैं। गेट डिफेंडेड द मेथडोलॉजी एम्बिवेलेंटली। एम्बिवेलेंटली का क्या मतलब होता है? विद मिक्स्ड फीलिंग्स, विद मिक्स्ड फीलिंग्स। लीविंग द पैनल अनसर्टेन वेदर द कंसेशन वॉज स्ट्रेटेजिक और सिंसियर। यस, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। यही बैठ रहा है। एक बार और ऑप्शंस भी देख लेते हैं। पर फंक्शनरी, पर फंक्शनरी का क्या मतलब होता है? विदाउट इंटरेस्ट, विदाउट इंटरेस्ट। टेंटेटिवली मीन्स, टेंटेटिवली मीन्स होता है अनसर्टेनली, अनसर्टेनली, जो फिक्स ना हो, है ना। फ्लिपेंटली, फ्लिपेंटली मीन्स डिसरिस्पेक्टफुली, डिसरिस्पेक्टफुली। और इक्विवोकली, अनक्लियरली, ये एम्बिगुअसली, अनक्लियरली। गार्डियली मीन्स केयरफुली, कॉशियसली, केयरफुली। और रिसोल्यूटली, रिसोल्यूटली इज फर्मली, स्ट्रांगली, फर्मली, या हम कह सकते हैं स्ट्रांगली, है ना। तो बस ऑप्शन नंबर 1 ही सेटिस्फाई कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द मिसस्पेल्ड वर्ड। द पॉलिसी वाज क्रिटिसाइज्ड एज anachronistic, yet it continued implemented was justifiable due to administrative inertia। देखो, inertia की स्पेलिंग क्या होती है? INTERIA। तो यही गड़बड़ हो गया। आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। जस्टिफाइबल ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव भी ठीक है, और एनाक्रोनिस्टिक भी ठीक है। तो आंसर ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। हम मतलब देख लेते हैं। इनर्शिया का मतलब होता है, ये इनर्शिया की करेक्ट स्पेलिंग है, और इसका मतलब होता है, मीनिंग होता है लैक ऑफ एक्टिविटी। हाँ, अनविलिंगनेस, लैक ऑफ एक्टिविटी। जस्टिफाइबल
एबल टू बी जस्टिफाइड या रीजनेबल, रीजनेबल। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट, है ना। एनाक्रोनिस्टिक, एनाक्रोनिस्टिक मीन्स होता है आउटडेटेड, बिलोंगिंग टू अर्लियर टाइम, आउटडेटेड। क्वेश्चन नंबर 4, which option is the most appropriate antonym of the highlighted word? The reviewer described the author's tone as a obsequious, nothing that it weakened the credibility of the argument। तो obsequious का क्या मतलब होता है? obsequious means होता है excessively obedient, flattering और submissive to gain favor। मतलब मैं आपको हिंदी में बताऊं तो इसका मतलब होता है अत्यधिक चापलूसी करने वाला। ऑब्सिक्यूअस मीन्स अत्यधिक, हिंदी में भी लिख देती हूँ, अत्यधिक चापलूसी करने वाला। और इंग्लिश में हम बोलेंगे इसको फ्लैटरिंग। और एक्सेसिवली ओबीडियंट भी बोल सकते हैं। ऑप्शंस अब देख लेते हैं, हम एक बार ऑप्शंस की मीनिंग देख लेते हैं, तभी तो हमारे को एंटोनिम पता चल पाएगा इसका। कॉम्प्लिएंट, कॉम्प्लिएंट वही होता है ओबीडियंट, तो ये तो सिनोनिम हो गया। ठीक है। सबसर्विएंट, सबसर्विएंट मीन्स भी होता है ओवरली ओबीडियंट, एक्सेसिवली ओबीडियंट, ये पूरा पर्टिकुलर सिनोनिम हो गया, ओवरली ओबीडियंट। डिफाइंट, डिफाइंट मीन्स होता है बोल्डली रेसिस्टिंग, नॉट ओबीडियंट, बोल्डली, बोल्डली रेसिस्टिंग। फ्लॉनिंग, फ्लॉनिंग का क्या मतलब होता है फ्लैटरिंग टू मच, तो ये भी सिनोनिम हो गया, फ्लैटरिंग टू मच। एक ही यहाँ पे एंटोनिम है, वो है डेफिडिएंट। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड रिप्लेस द हाईलाइटेड एक्सप्रेशन विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। मैं हाईलाइट करना भूल गई, अभी हाईलाइट कर देते हैं। द प्रोफेसर डिसमिस द आर्ग्यूमेंट एज लैकिंग सीरियसनेस एंड केयरफुल थॉट, अनवर्दी ऑफ स्कॉलरली डिबेट। अंडरलाइन वर्ड तो ये हो गया, लैकिंग सीरियसनेस एंड केयरफुल थॉट। तो अब देखो स्पेशियस का क्या मतलब होता है। स्पेशियस मीन सीमिंगली ट्रू बट एक्चुअली फॉल्स, सीमिंग ट्रू बट एक्चुअली फॉल्स। देखने में लगता है ट्रू है बट असली में क्या होता है, एक्चुअली वो फॉल्स होता है। फ्रिवोल्यूअस, फ्रिवोल्यूअस मीन्स नॉट सीरियस, सिली, लैकिंग इम्पोर्टेंस, नॉट सीरियस, सिली, और हम बोल सकते हैं लैकिंग इम्पोर्टेंस। Pedantic, pedantic is too concerned with small details, too concerned with small details या रूल्स कह सकते हैं। डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मीन्स कॉपिंग फ्रॉम समवन एल्स, नॉट ओरिजिनल, कॉपीड फ्रॉम समथिंग एल्स। तुम्हारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, फ्रिवोल्यूअस। Question number 6. Select the correct antonym of the highlighted word. The manager's decision was surprisingly capricious, changing frequently without clear rationale. Whimsical, whimsical का क्या मतलब होता है,
whimsical का मतलब होता है playful, unpredictable, changeable, unpredictable, playful। और कैप्रिशियसली का मतलब भी तो देख, कैप्रिशियस का मतलब भी तो हमें पता होना चाहिए ना। कैप्रिशियस का मतलब होता है चेंजिंग सडनली, चेंजिंग सडनली मीन्स चंचल, बदलते रहने वाला, अनिश्चित, है ना। आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी का क्या मतलब होता है? रैंडम, रैंडम, विदाउट रीजन, विदाउट रीजन। फिकल, फिकल मीन्स चेंजिंग ऑफन, तो ये तो सिनोनिम हो गया, हमारे को एंटोनिम चाहिए। फिकल मीन्स चेंजिंग ऑफन। स्टिड फास्ट, स्टिड फास्ट का क्या मतलब होता है? फर्म, कॉन्स्टेंट, नॉट चेंजिंग, नॉट चेंजिंग, या हम बोल सकते हैं कॉन्स्टेंट। तुम्हारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। Question number 7. Select the most appropriate option to fill in the blanks. The scientist was so engrossed dash his research that he barely noticed the time passing. जो साइंटिस्ट था वो इतना ज़्यादा एनग्रोस्ड, मतलब कह सकते हैं कि उसमें अपने रिसर्च में इतना ज़्यादा डूब गया था कि उसको पता ही नहीं चला कि टाइम कितना पास हो गया। तो क्या बोलेंगे? द साइंटिस्ट वाज सो engrossed in his research that he barely noticed the time passing. Option number 1 is the correct answer. Question number 8. Choose the correct proverb to replace the highlighted segment in the sentence. She kept worrying about problems that had not yet occurred, thereby thinking ahead unnecessary and creating anxiety. Burning the candle at both ends, beating around the bush, spilling the beans, crossing the bridge before coming to it. तो अब हम एक बार इन सारे जो ये हम कह सकते हैं ये ईडियम्स हैं, तो इनके मीनिंग देख लेते हैं। बर्निंग द कैंडल, कैंडल एट बोथ हैंड्स मीन्स वर्किंग टू हार्ड, ओवर वर्किंग भी कह सकते हैं, वर्किंग टू हार्ड, ओवर वर्किंग। बीटिंग अराउंड द बुश मीन्स अवॉइडिंग द मेन पॉइंट, अवॉइडिंग द मेन पॉइंट। Spilling the beans, reveal a secret. Or crossing the bridge before coming to it means worrying about something before it happens. Worrying about something before it happens. देखो क्या है? शी केप्ट वरिंग अबाउट प्रॉब्लम्स दैट हैड नॉट येट अकर्ड। वो उन परेशानी के लिए उन प्रॉब्लम्स के लिए वरी है जो अभी तक हुई नहीं है, देयर बाय थिंकिंग अहेड अननेसेसरी एंड क्रिएटिंग एंग्जाइटी। तो हमारा आंसर क्या हो गया? क्रॉसिंग द ब्रिज बिफोर कमिंग टू इट। अभी वो प्रॉब्लम्स आई नहीं है, उसके पहले, उसके लिए पहले ही वरी होना। Question number 9. The given sentence, when properly sequenced from the current paragraph, each sentence is labeled with a letter. Choose the most logical order of the sentence from the four given choices to construct a current paragraph, keeping 1 and 6 as the first and last sentence respectively. देखो 1 और 6 यहीं पे ही रहेंगे, उनके बीच में ABCD को हमारे को फिक्स करना है। देखो स्टार्ट किससे होगा? या तो A से, B से या C से। तो पहले एक बार 1 नंबर क्या लिखा है? द इन्वेंशन प्रोसेस ऑफ द कंप्यूटर स्टार्टेड अराउंड 3000 ईयर्स अगो। अब ए पढ़ते हैं। इट consisted of numbers entered in details but it could only add. B क्या है? द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर was invented in 1642 by Blaise Pascal. C, the man
took credit for this invention is Gottfried Wilhelm von Leibniz. देखो एक बार हम डी और सिक्स वाला पॉइंट भी पढ़ लेते हैं ताकि हमारे को पता चल जाए कि कहाँ कहाँ पे क्या है. However, in 1671 a computer was invented that was eventually built in 1694. सी क्या है? Unlike Pascal's computer, Leibniz could add and multiply. मतलब पहले हमारे को पास्कल के बारे में बताना है. देन जो ये द मैन हु टू क्रेडिट फॉर दिस इन्वेंशन इज ये उसके बता रहे हैं ना कि जो पास्कल का कंप्यूटर था, सिक्स वाले से पता चल रहा है जो पास्कल का कंप्यूटर था वो बस ऐड कर पाता था और जो लेबनिज का कंप्यूटर है वो ऐड एंड मल्टीप्लाई कर पा रहा है. मतलब हमारे को पहले पास्कल के बारे में बताना है. तो द इन्वेंशन प्रोसेस ऑफ द कंप्यूटर स्टार्टेड अराउंड 3000 ईयर्स अगो. द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड इन 1642 बाय से पास्कल. तो बी से स्टार्ट हो जाएगा. बी के बाद देखो ए ही आ रहा है दोनों में. It consisted of numbers entered in dials but could add only. Then आएगा हमारा however in 1671 a computer invented that was eventually built in 1694. The man to credit for this invention is Gottfried Wilhelm von Leibniz. हो गया हमारा पूरा कंप्लीट बी ए डी सी. देन सिक्स आ जाएगा 1 और फिर 6. तो कौन सा ऑप्शन हो गया ये? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 10. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आर्टिकल टू फिल इन द ब्लैंक्स. इफ नो आर्टिकल इज रिक्वायर्ड सिलेक्ट नो आर्टिकल रिक्वायर्ड. तो ऑप्शन में ही नहीं. हाँ ये रहे ठीक है. शी ड्रीम्स ऑफ विजिटिंग डैश आईफिल टावर वन डे. आईफिल टावर एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज़ है तो द आईफिल टावर. द ताजमहल बोलते हैं ऐसी द आईफिल टावर भी बोलेंगे हम. तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. द रेड फोर्ट, द आईफिल टावर, द पेरिस. जो फेमस चीज़ होती है ना, जैसे पेरिस में ही तो है ना आईफिल टावर, इसलिए जो फेमस हैं मॉन्यूमेंट्स हैं हम उनके आगे द लगाते हैं. अब हमारा ये है जंबल सेंटेंस नहीं, कॉम्प्रिहेंशन नहीं है, ये है क्लोज टेस्ट. कॉम्प्रिहेंशन लिखा है. इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड. रीड द पैसेज केयरफुली एंड सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स. हमारे को क्लोज टेस्ट करने के लिए सबसे पहले अपना पैसेज पढ़ना होता है. सस्टेनिंग मोटिवेशन ड्यूरिंग लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स ऑफन रिक्वायर्स अ मिक्स ऑफ डिसिप्लिन एंड एक्सटर्नल सपोर्ट. व्हाइल इनिशियल एंथुसियाज्म मे बी हाई इट टेंड्स टू डैश as challenges accumulate. Teams that regularly review their goals can dash their focus and prevent frustration from taking hold. Leaders play a crucial role by offering constructive feedback that does not dash individual but instead encourages steady improvement. Additionally, breaking tasks into smaller milestones can help participants dash progress more clearly. Ultimately, motivation is not simply a matter of willpower. It must be dashed throughout consistent strategies and a supportive environment. अब 1 में देखते हैं क्या है. diminish, intensify, escalate या strengthen. देखो क्या लिखा है यहाँ पे. while initial enthusiasm may be high it tends to dash as challenges accumulate. तो initial एंथुसियाज्म हाई होता है तब भी क्या होता है? इट टेंड्स टू डिक्रीज एज चैलेंजेस एक्यूमुलेट. इनिशियल एंथुसियाज्म हाई है बट वो मतलब जैसे ही थोड़ा सा नीचे गिर जाता है जैसे चैलेंजेस आते हैं तो इट टेंड्स टू डिमिनिश. डिमिनिश मीन्स होता है डिक्रीज या बिकम लेस. इंटेंसिफाई मीन्स बिकम स्ट्रोंगर. मैं आपको मीनिंग्स इसलिए बता रही हूँ इन ऑप्शंस के भी ताकि आपको समझने में आसानी हो. बिकम स्ट्रोंगर. एक्सक्लेट मीन्स इंक्रीजिंग क्विकली. इंक्रीजेस क्विकली. इंक्रीज क्विकली. स्ट्रेंथन, बिकम स्ट्रोंगर. बिकम स्ट्रोंगर. अब 12th के ऑप्शन देखते हैं. रियलाइन, सरेंडर, डिस्टॉर्ट या कंफ्यूज.
अब यहाँ पे आते हैं, मुझे ये सारा पैसेज बार बार कॉपी पेस्ट कर देना चाहिए था, कोई बात नहीं, अब तो हम ऐसे ही कर लेते हैं। टीम्स दैट रेगुलरली रिव्यू देयर गोल्स कैन डैश देयर फोकस एंड प्रिवेंट फ्रस्ट्रेशन फ्रॉम टेकिंग होल्ड। तो जो टीम्स है वो रेगुलरली रिव्यू करते हैं उनके गोल्स को, ताकि वो क्या कर सके, गोल्स कैन रीअलाइन देयर फोकस एंड प्रिवेंट फ्रस्ट्रेशन फ्रॉम टेकिंग होल्ड। रीअलाइन, ताकि दोबारा उसको गेन कर सके, ब्रिंगिंग मतलब एडजस्ट कर सके, बैक अपना प्रॉपर अलाइनमेंट पे बैक आ सके। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। रीअलाइन मीन्स एडजस्ट अगेन, एडजस्ट अगेन। सरेंडर, सरेंडर मीन्स होता है गिविंग अप, गिव अप। डिस्टॉर्ट, ट्विस्ट या चेंज रॉन्गली। कंफ्यूज, मेक अनक्लियर। थर्ड वाला ब्लैंक में क्या है? लीडर्स प्ले अ क्रूशियल रोल बाय ऑफरिंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दैट डज नॉट डैश इंडिविजुअल्स। मतलब हम एक बार ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, क्या है? एलिवेट, डीमोरलाइज, अपलिफ्ट या एम्पावर। देखो मतलब भी देख लेते हैं। एलिवेट मीन्स रेज अप, डीमोरलाइज डिस्करेज, डिस्करेज, अपलिफ्ट एनकरेज, एम्पावर गिव पावर, कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं, गिव पावर या कॉन्फिडेंस। अब हम सेंटेंस में देखते हैं हमारे को पॉजिटिव वर्ड चाहिए या नेगेटिव वर्ड चाहिए। लीडर्स प्ले अ क्रूशियल रोल बाय ऑफरिंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दैट डज नॉट डिक्रीज इंडिविजुअल्स बट इंस्टेड एनकरेजेस स्टडी इंप्रूवमेंट। डज नॉट डीमोरलाइज, है ना, क्योंकि पॉजिटिव वर्ड तो उसके बाद दे दिया है ना इन्होंने। देखो यहाँ पे हमारे को एनकरेजेस वर्ड दे दिया, तो यहाँ पे एक नेगेटिव सेंस वाला ही वर्ड आएगा, तो वो हो जाएगा डीमोरलाइज। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे हम पहले ही क्वेश्चन नंबर 14 मतलब जो फोर्थ ब्लैंक में आएगा, एक बार ऑप्शंस पहले ही देख लेते हैं। हाइड, परसीव, मिस इंटरप्रेट या ओवरलुक। अब एक बार सेंटेंस पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है? Additionally, breaking tasks into smaller milestone can help participant dash progress more clearly। तो कैसी प्रोग्रेस? मतलब ताकि वो जो टास्क है उनको छोटे छोटे माइलस्टोन में तोड़ लेंगे, ब्रेकिंग डाउन कर लेंगे, तो उससे पार्टिसिपेंट को हेल्प मिल जाएगी ताकि वो अपनी प्रोग्रेस को देख सकें। तो परसीव हो जाएगा, परसीव। हाइड मतलब कंसील, छुप जाए, वो तो है नहीं, तो छोटे छोटे माइलस्टोन में तोड़ेंगे तो वो अपनी प्रोग्रेस को क्लियरली देख पाएंगे, है ना। तो हाइड मीन्स कंसील, परसीव मीन्स सी, नोटिस या अंडरस्टैंड, नोटिस। मिस इंटरप्रेट, अंडरस्टैंड रॉन्गली, अंडरस्टैंड रॉन्गली। ओवरलुक, ओवरलुक इग्नोर, फेल टू नोटिस, इग्नोर। तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा? अबंडेंट मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में। सस्टेन, सस्टेन मतलब होता है अबंडेंट, अबंडेंट मतलब होता है लेफ्ट, छोड़ दिया हो, लेफ्ट। सस्टेन, सस्टेन मीन्स मेंटेन, कीप गोइंग। अंडरमाइंड, वीकेंड। इग्नोर, इग्नोर मीन्स नेग्लेक्ट। अब पैसेज में देखते हैं वापस।
Ultimately, motivation is not simply a matter of willpower, it must be dashed through consistent strategies and a supportive environment. तो विल पावर क्या है, मोटिवेशन इज नॉट सिंपली अ मैटर ऑफ विल पावर, इट मस्ट बी सस्टेन्ड, बने रहना चाहिए, है ना, सस्टेन थ्रू आउट कंसिस्टेंट स्ट्रेटजीज एंड अ सपोर्टिव विल पावर। तो आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अब हम आते हैं हमारे पैसेज पे, कॉम्प्रिहेंशन पे। सबसे पहले क्वेश्चंस रीड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज। क्वेश्चन नंबर 17, करेक्ट अपोजिट ऑफ द वर्ड marginalizing. Question number 18, what is the central theme of the passage. Question number 19, which of the following is a fact stated in the passage. Question number 20, what is the tone of the passage. पैसेज पढ़ लेते हैं एक बार, In the contemporary global economy, the notion of resilience has become a pervasive ideal guiding institutional reforms. Yet, resilience, though widely invoked, remains conceptually elusive. Most frameworks define it as a capacity to absorb shocks while maintaining functionality, but this definition obscures the normative judgment embedded within it, determining which functions are worth preserving inevitably reflects political priorities rather than objective criteria. Supply chain disruptions offer a compelling illustration. Firms are engaged to diversify production sites, accumulate buffers, and reduce dependency on volatile regions. However, such strategies often externalize risk into labor groups whose employment becomes increasingly precarious. What appears resilient from a corporative perspective may be destabilizing for workers, revealing that resilience is not a neutral metric but a destructive one. Moreover, predictive analytics, central to modern risk management, can inadvertently narrow institutions' imaginations by relying on historical datasets. These algorithms privilege patterns consisting with past disruptions, thereby marginalizing improbable yet consequential events. This creates a paradox. Institutions seek resilience through forecasting, yet forecasting itself may constrain the scope of preparedness. Thus, resilience must be understood as a contested practice shaped by power, distribution, and epistemic limit rather than a self-evident strategy. These tensions become even more visible in global governance institutions that promote resilience as a universal policy imperative. International organizations often urge nations to adopt uniform frameworks, yet such prescriptions overlook local vulnerabilities, cultural depositions, and uneven state capacities. As a result, resilience discourage can mask structural inequalities, uh, legitimizing solutions that privilege already powerful actors while marginalizing communities whose adaptive strategies fall outside formal models. ये पैसेज थोड़ा सा ऐसे ही है। सुटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज, टाइटल क्या है पैसेज का, एक बार पढ़ते हैं। क्या है, रेजिलियंस एज अ कंटेस्टेड इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिस, लेबर वल्नरेबिलिटीज इन ग्लोबल मार्केट, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज फॉर सप्लाई चेन स्टेबिलिटी या फोरकास्टिंग टूल इन मॉडर्न रिस्क एनालिसिस। देखो, रेजिलियंस एज अ कंस्ट्रक्टेड इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिस, यही हमारा करेक्ट टाइटल है। क्यों, देखो इस जो रेजिलियंस एज अ कंटेस्टेड इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिस, इसने एक तो पूरा आइडिया कवर कर लिया है और टॉक्ट अबाउट
ये किस किस के बारे में बात कर रहा है? रेजिलियंस के बारे में, इंस्टीट्यूशन के बारे में और पावर इनइक्वालिटीज़ एंड डिबेट के बारे में, जो कि हमारे को पैसेज में बोला है। मैचेस द कंक्लूजन ऑफ द पैसेज, पैसेज का कंक्लूजन भी मैच कर रहा है ये कि एडेक्टिव स्ट्रेटजीज फॉलो या आउटसाइड द फॉर्मल मॉडल्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, करेक्ट अपोजिट ऑफ द वर्ड मार्जिनलाइजिंग। मार्जिनलाइजिंग का क्या मतलब होता है? पुशिंग टू द एज, मेकिंग लेस इंपॉर्टेंट, किनारे कर देना। मार्जिनलाइजिंग मीन्स पुशिंग टू द एज, किनारे कर देना कह सकते हैं। तो इसका अपोजिट क्या होगा? किसी चीज़ को इम्पोर्टेंट बनाना या रेजिंग स्टेटस। तो स्टेबलाइजिंग मीन्स मेकिंग स्टेबल, मेकिंग स्टेबल। हमारे को तो इम्पोर्टेंट बनाना ऐसा कुछ वर्ड होना चाहिए। एलिवेटिंग, एलिवेटिंग मीन्स होता है रेजिंग, राइजिंग। गिविंग हायर इम्पोर्टेंस। कॉम्प्लिकेटिंग, कॉम्प्लिकेटिंग का क्या मतलब होता है? मेकिंग कॉम्प्लेक्स, मेकिंग कॉम्प्लेक्स। फोरकास्टिंग, प्रिडिक्टिंग। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, what is the central theme of the passage? Explaining that supply chain never shift risk across social group anywhere, arguing that predictive analytics always guarantee perfect institutional stability. Third क्या है? Claiming that resilient strategies operate without any normative assumptions. Fourth, interrogating resilience as a politically loaded, uneven, and epistemically limited concept. Theme, interrogating resilience. Yes, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। पैसेज के हिसाब से सेंट्रल थीम क्या है? इंटेरोगेटिंग रेजिलियंस एज अ पॉलिटिकल लॉडेड, अनइवन एंड एपिस्टेमेटिकली लिमिटेड कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 19, which of the following is a fact stated in the passage? Supply chain diversification uniformly benefits every affected community. क्या every word था? नहीं। पैसेज में क्या है? रिस्क आर एक्सटर्नलाइज टू लेबर। रेजिलियंस फ्रेमवर्क्स यूनिवर्सली अप्लाई न्यूट्रल क्राइटेरिया अक्रॉस इंस्टीट्यूशंस। नहीं, उन्होंने बोला है नॉट न्यूट्रल। पैसेज में बोला है रेजिलियंस फ्रेमवर्क यूनिवर्सली अप्लाई नॉट न्यूट्रल क्राइटेरिया। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स ऑफन रिलाई ऑन हिस्टोरिकल पैटर्न्स दैट कंस्ट्रेन प्रिपेयर्डनेस। यस, यही पैसेज में बोला है, ऊपर लिखा भी है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। कॉर्पोरेट रेजिलियंस स्ट्रेटजीज ऑलवेज क्रिएट स्टेबल एम्प्लॉयमेंट एवरीवेयर। उन्होंने स्टेबल नहीं बोला, प्रिकेरियस मतलब बहुत कम होती जा रही है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज? ट्रिम्फेंट एंड सेलिब्रेटरी अबाउट कॉर्पोरेट रेजिलियंस narratives, cheerfully optimistic with playful views on global institutional reforms, critical and analytical with emphasis on normative and epistemic constraint, या sarcastically dismissive regarding all forms of economic modeling. तो हमारी टोन क्या है? क्रिटिकल एंड एनालिटिकल विद एम्फोसिस ऑन नॉर्मेटिव एंड एपिस्टेमेटिक कंस्ट्रेंट। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि जो क्रिटिकल एंड एनालिटिकल है ना, ये बिल्कुल अच्छी तरह मैच हो रहा है और पैसेज में भी डिस्कस किया है अबाउट पॉलिटिकल्स, पावर, लिमिट ऑफ नॉलेज, इनइक्वालिटी। आई होप ये 20 क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।